हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज का टॉपिक होगा आपका सेकेंड लॉ, जिसे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से। इसके पहले हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा था और उस क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए वीडियो वहीं पर स्टॉप करनी पड़ी थी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड लॉ से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का मतलब ये हो गया कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स मिलाकर कंपाउंड्स फॉर्म्ड होंगे, यानी कि जो भी कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा सेम रेशियोज में होते हैं। अगर हम बात करते हैं रिस्पेक्ट में, रिगार्डिंग में किसके, तो मास के। तो मास के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, मास के रिस्पेक्ट में बात करें, तो रेशियोज हमेशा जो उनके मिक्सर का होगा वो हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। इसीलिए इसे बोला जाता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करते हैं तो H2O मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो हमेशा 1:8 होता है। ठीक है, इसीलिए उसे बोला जाता है कि ये कांस्टेंट लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको नोट करना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट। A pure chemical compound always contain the same element। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो प्योर केमिकल, कहीं पर भी प्योर वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि वो सेम टाइप के सब्सटेंसेस या सेम टाइप के एटम से मिलकर वो बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट combined together in the same proportion by mass। ठीक है, तो मास के रिस्पेक्ट में वो क्या करते हैं, सेम प्रोपोर्शंस में कंबाइंड होते हैं एक दूसरे से, irrespective of from where the sample has been taken or from which procedure has it been produced। ठीक है, ये सैंपल कहाँ से लिया गया है या किस प्रोसीजर से तैयार किया गया है ये मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है कि ये जो प्योर एलिमेंट है किस फॉर्म में, किस रेशियोज में एक दूसरे से कंबाइंड हो रहे हैं, वो हमेशा कांस्टेंट है या नहीं। अगर वो हमेशा कांस्टेंट है दैट मीन्स वो फॉलो कर रहा है कांस्टेंट प्रोपोर्शंस लॉ को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर का हम ले लेते हैं। ठीक है, 18 ग्राम ऑफ वाटर को हम लिखते हैं H2O से। ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स हो गए और ऑक्सीजन के 1, यानी कि यहाँ पर 2 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मास यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हम रेशियोज निकालेंगे दैट इज मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम दोनों का मास निकालते हैं तो यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 16 है। कट करें इसे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कितना आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमने 18 ग्राम में वाटर मॉलिक्यूल्स को, उनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियोज को देखा है। अगर हम इसी को 36 ग्राम ले लें तो हमने क्या किया, मास बढ़ा दिया वाटर का। ठीक है, हमने 36 ग्राम ले लिया। अगर हमने 36 ग्राम लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियोज को हमें निकालना है। मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 32, 4 8 जा 32, तो यहाँ पर भी रेशियोज कितना आ रहा है, 1:8 आ रहा है। क्लियर हो गया होगा इतना। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम 9 ग्राम ऑफ देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम 18 को कर देते हैं 9 ग्राम। 9 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे लिखेंगे 1/8, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ रहा है, 1:8 आ रहा है। क्लियर, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने कुछ भी निकाल रहे हैं रेशियो, चाहे हम 18 का निकाल रहे हैं, 36 ग्राम का निकाल रहे हैं, 9 ग्राम का निकाल रहे हैं, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1:8 मिल रहा है। इसका मतलब ये कांस्टेंट प्रोपोर्शंस लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं। ठीक है, नोट करते हैं, फ्रॉम द above three cases differently being
hydrogen and oxygen samples were taken, but the ratio of masses of oxygen of hydrogen to mass of oxygen comes out to be 1:8, that is same for all. That proving law of constant proportion. क्लियर? तो आपको यही जो हमने समझाया यहाँ पर 9, 18 और 36 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को लेकर, ठीक है, उसी को यहाँ पर हमने क्या किया, थ्योरेटिकल पार्ट में लिख दिया है, आपको इसे नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट, तो आपने इसे नोट कर लिया है, अब हम इसे इरेज कर देते हैं। आगे नोट कर ले इसी में, likewise if the sample of oxygen and hydrogen was taken from anywhere that is from well, pond, lake, etc., the ratio of mass of hydrogen to mass of oxygen will remain same as 1:8. क्लियर? यानी कि जो ये वाटर का सैंपल है, मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो हम सैंपल ले रहे हैं, वो चाहे हम लेक के वाटर से ले, पॉन्ड के वाटर से, वेल के वाटर से, जो इनका कॉम्बिनेशन है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियोज जो है मास के कंपैरिजन में, मास ऑफ ऑक्सीजन और मास ऑफ हाइड्रोजन का जो रेशियो निकालना है वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर हो गया होगा इतना? एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं इस पर, ठीक है? तो एग्जाम्पल नोट करते हैं, नोट कर लें। हाइड्रोजन and oxygen combine in the ratio of 1/8 या 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react with completely 3 gram of hydrogen gas. क्लियर? क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। वाटर को फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइन हो रहे हैं। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद कंप्लीटली 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी कि हाइड्रोजन गैस की क्वांटिटी दे रखी है और किसका मास पूछ रहा है, ऑक्सीजन गैस का मास पूछ रहा है कि कितना ऑक्सीजन गैस चाहिए उसके मास के रिगार्डिंग, ताकि वो कंप्लीटली रिएक्ट कर सके। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन नोट करिए। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। जब भी सोल्यूशन करो आप तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कि गिवन क्या है। ठीक है, ओके। तो गिवन डेटा में अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिया हुआ है, पहली चीज मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो दे रखा है। दूसरा दे रखा है मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना है। ठीक है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन गिवन है 1:8। ठीक है, क्या है ये, गिवन है। एंड मास ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो गिवन 3 ग्राम। ठीक है, 3 ग्राम दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है मास ऑफ ऑक्सीजन, वैल्यू आप पुट कर दे इस इक्वेशन में। मास ऑफ हाइड्रोजन की जगह पर 3 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1/8, दैट इज
मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24 ग्राम। इसका मतलब जो मास ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है रिएक्ट करने के लिए कंप्लीटली वो कितना चाहिए, 24 ग्राम चाहिए। मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 24 ग्राम। ठीक है, ये तो आंसर होगा कि कितने ग्राम चाहिए। अब आप इसको और भी लिख सकते हैं कि कितने ग्राम सैंपल्स हो गए वाटर के, और 27 ग्राम ऑफ water samples in which 24 gram of oxygen and 3 gram of hydrogen reacted। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम आया 24, हाइड्रोजन का कितना गिवन था 3 ग्राम, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर देंगे तो कितना बन जाएगा 27 ग्राम। यानी कि वाटर सैंपल है हमारे पास उसका कितना मास है, तो 27 ग्राम है, जिसमें कि 24 ग्राम ऑक्सीजन है और 24 ग्राम ऑक्सीजन एंड 3 ग्राम क्या है वहाँ पर हाइड्रोजन का मास है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी आपको क्वेश्चंस गिवन हो तो आप उसके सोल्यूशंस आसानी से कर सकते हैं। बस आपको क्या पता हो, मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ रेशियो आपको पता हो, ये हमेशा 1:8 ही होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नोट करें, बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी provided an explanation for the law of conservation of mass and for the law of constant proportion। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का मतलब ये हुआ कि अभी तक हमने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस देखा, ठीक है, तो इसी को एक्सप्लेन किया गया है। किसने एक्सप्लेन किया है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं, तो देख लेते हैं वो पोस्टुलेट्स को आपको नोट करना है। तो नोट करें आप, पोस्टुलेट्स ऑफ Dalton's atomic theory are given below। ठीक है, जितने भी पोस्टुलेट्स हैं वो सारे आपको 1 by 1 में डिस्कस कर देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट आप नोट करेंगे, all matters are made up of very tiny particles known as atom। क्लियर हो गया? जितने भी मैटर्स होते हैं बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और उन स्मॉल पार्टिकल्स को ही एटम कहा जाता है। ये फर्स्ट पोस्टुलेट्स है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। सेकेंड नोट करें, एटम्स आर indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। ठीक है,
एटम्स आर इंडिविजुअल्स पार्टिकल्स। इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मतलब ये इतने स्मॉल्स होते हैं, इतने वेरी वेरी स्मॉल्स होते हैं कि आप इनको और स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इनको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो ये क्या प्रूव करता है, प्रूव कर दिया गया कहाँ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये प्रूव है। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रूव्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपने इन्हें नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड हमने लिख लिया है, इसके बाद आगे का लिख लेते हैं। थर्ड है एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर। जो भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो कैसे होते हैं, उनके मास जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, सेम होती हैं, ठीक है। तो ये थर्ड पोस्टुलेट्स हो गया। फोर्थ नोट डाउन करें, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होंगे, ठीक है, तो उनके जो मास होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। फिफ्थ पोस्टुलेट लिखिए, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल whole number to form compound। प्रूफ हो गया ये कहां पर, प्रूफ्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर। तो फिफ्थ पोस्टुलेट्स है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, ठीक है। जैसे हमने वाटर का आपको एग्जांपल दिखाया था कि वो एक जो रेशियोज होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल होल नंबर में वो रेशियोज उनका डिवाइड होता है, ठीक है। क्या बनाते हैं, ये कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 था, ठीक है, और ये मिलकर कौन सा कंपाउंड बना रहे थे, वाटर का कंपाउंड बना रहे थे, ठीक है। ये किसमें प्रूफ कर दिया गया है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में, ठीक है। सिक्स पोस्टुलेट लिखिए, the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound, ठीक है। तो ये टोटल आपके 6 पोस्टुलेट्स हैं जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के द्वारा गिवन है, ठीक है, एक्सप्लेन्ड है। फर्स्ट पोस्टुलेट्स है ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स, ठीक है। जितने भी मैटर्स हैं वो टिनी पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं जिन्हें एटम्स कहा जाता है। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स मीन्स इन्हें आप और स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, ये कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दैट मीन्स ये प्रूव करते हैं लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट्स है एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर सेम एटम्स हैं, यहाँ पर बात हो रही है कि अगर एलिमेंट्स कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके मास भी कैसे होते हैं, आइडेंटिकल्स होते हैं। लेकिन अगर एलिमेंट के एटॉमिक एटम्स डिफरेंट हैं तो उनके मास और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो थर्ड और फोर्थ में ये कहा गया है। फिफ्थ में कहा गया है कि जो एटम्स हैं किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए वो एक स्मॉल रेशियोज में, होल नंबर के रेशियोज में वो फॉर्म होते हैं। सिक्स में कहा गया है रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, यानी कि जो रिलेटिव्स नंबर, जो रेशियोज निकल कर आ रहे हैं और जो उसमें एटम्स यूज हो रहे हैं या काइंड ऑफ एटम के टाइप्स या प्रकार जो यूज हो रहे हैं वो कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं फॉर ए पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है।
तो ये 6 पोस्टुलेट्स हैं किसके, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। तो आप इन्हें नोट कर लें, ठीक है, आप इन्हें नोट कर लेंगे और उसके बाद आप पहले इन्हें स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे। आज आपने क्या पढ़ा, केमिकल लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के 6 पोस्टुलेट्स पढ़े, ठीक है। तो आप इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ आता है तो आप कमेंट करिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम एटम्स के बारे में देखेंगे, किस तरीके से एटम्स का IUPAC नंबर लिखा जाता है, ठीक है, और कैसे इनके बीच में रिएक्शंस होता है या फिर कैसे इनको फॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।